नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आखिरकार 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा और सभी राज्यों के नतीजे, जी हां, सभी राज्यों के नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल साबित होंगे? क्या राजस्थान की परंपरा बरकरार रहेगी या गहलोत परंपरा को बदलेंगे? मध्य प्रदेश में क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान से जो आज बयानबाजी आई है वो क्या कहती है, सुनिए। जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव सरकार बनाते हैं, चुनी हुई सरकार बनती है जो प्रदेश का और जनता का भविष्य तय करती है। तो सभी मतदाता भाई और बहन इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें, उत्साह के साथ भाग लें। मैं राजनीतिक दलों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शालीनता का प्रतीक है। देखिए, चुनाव हम जरूर लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ते समय हम व्यक्तिगत आरोप, प्रत्यारोप उनसे बचें। ये शत्रुता नहीं है, तो विचारधाराओं का संघर्ष है। कौन सी पार्टी आनी चाहिए, सब शालीनता के साथ बड़प्पन से अपनी अपनी बात कहे, सरकार अपनी बात कहे, प्रतिपक्ष अपनी बात कहे और बहुत अच्छे माहौल में मध्य प्रदेश का चुनाव हो, ये मेरी सबसे कैसा रहेगा? विश्वास है कि जनता की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ है और अप्रत्याशित सफलता कांग्रेस को मिलेगी। हमारा इतनी सीटों का अनुमान है जितनी कभी न मिली हो। कि हम लोग के लीडरशिप, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दों की कमी है क्या? भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन है, व्यापम है, पटवारी भर्ती है। कौन सा ऐसा विषय है, रेत खदान का माफिया है, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी आलोचना ना की जा सके? अब 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। तारीखों की घोषणा के साथ सियासी तापमान चरम पर पहुंच चुका है। इसलिए इंडिया न्यूज जनता के बीच पहुंचा और जनता के बीच पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। इसलिए जनता से हमने कुछ सवाल भी पूछे। लोगों ने क्या कहा, वो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे। लोगों से हमने जो सवाल पूछे, उन सवालों में पहला सवाल, 5 राज्यों के चुनावी सेमीफाइनल में आपके लिहाज से किसका पलड़ा भारी है? लोगों की राय, बीजेपी 40.51%, कांग्रेस 40.58%, क्षेत्रीय दल 9.96%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 2.95%। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। वो सवाल था कि क्या मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का नुकसान बीजेपी को होगा? लोगों की राय, हां 49.75% यानी करीब करीब 50%, नहीं 39.40%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 10.85%। इसके बाद एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। वो सवाल क्या था आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन ये जो 2 सवाल हैं, इन 2 सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। शिवम शुक्ला जो कि बीजेपी के नेता हैं, विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ साथ अरविंद मोहन हैं जो कि इंडिया न्यूज़ के कंसल्टिंग एडिटर हैं, वो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद जी, चुनावी बिगुल बज चुका है। अब 5 राज्यों में से ज्यादातर या कहें सभी का ध्यान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पर है। मिजोरम है और तेलंगाना है। सभी को पता है कि साउथ की स्थिति क्या है। लेकिन अगर इन 3 हिंदी भाषी राज्यों को देखा जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को, यहां पर अचानक से सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया है। और आपने देखा कि जो लिस्ट अभी तक रुकी हुई थी, खासकर राजस्थान की,
और बाकी की जगह की वो लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस इंतजार इस बात का कर रही है कि श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाए, उसके बाद इस सूची को यानी कि शुभ मुहूर्त में ये सूची निकाली जाए, तब जबकि सब कुछ शुभ शुभ चल रहा है। अगर इस सियासी तापमान को समझा जाए तो क्या कहता है ये सियासी तापमान और क्या कहता है चुनावी बिगुल? बल्कि अभी शुरू हुआ है। बीजेपी ने जरूर पहल कर ली है, इसलिए बीजेपी ने कुछ अनयूजुअल किस्म के टिकट दिए हैं जी, इसलिए भी ज्यादा चर्चा है। कांग्रेस क्या टिकट देती है नहीं देती है, या उसने कितने सीटों पे तय किया है, जो कमलनाथ ने भी कहा, कई लोग, मीटिंग तो सबकी चल रही है, तैयारी चल रही है। बीजेपी ने थोड़ा अनयूजुअल टिकट दिया है और उसमें एमपीओं को उतारा है, केंद्र के मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। मध्य प्रदेश को लेके शिवराज जी का टिकट ही रोके हुए थे, अभी तक वो अनाउंस नहीं हुआ था, आज वो हो गया, नहीं तो उसको लेके एक सस्पेंस था। फिर ये था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को लेके सस्पेंस चल रहा है, क्योंकि उनको आगे करने को भी पार्टी तैयार नहीं थी। तो ये सब अनयूजुअल चीजें हैं, इसी से थोड़ा कुछ ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच एक बड़ा दांव चला है, और हिंदी पट्टी में डायरेक्ट लड़ाई इस किस्म की और जगह नहीं होती है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है। तो कांग्रेस ने एक अनयूजुअल दांव चला है कि कास्ट सेंसस कराएंगे, और कल राजस्थान में इसकी घोषणा हो गई। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि हम हर जगह कराएंगे। तो अब ये पॉलिटिक्स थोड़ा एक नया स्पिन ले रही है, क्योंकि इन राज्यों में अभी तक कास्ट का पोलराइजेशन इस किस्म का नहीं रहा, खासतौर से ओबीसी पोलराइजेशन, जिसने यूपी, बिहार, इन राज्यों की पॉलिटिक्स बदली, उस किस्म का पोलराइजेशन इन राज्यों में नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं कि इस अनाउंसमेंट का असर तुरंत मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि शिवराज जी को टिकट न देने का मैसेज ये जाता कि ओबीसी लीडर को किनारे किया जा रहा है। तो इसमें तुरंत शिवराज जी का टिकट भी अनाउंस हो गया। हालांकि अभी उन्हीं को फेस बनाया जाएगा, ये अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इन सब चीजों का असर दिखाई देने लगा। यही गर्माहट है असली चुनाव की। ये बड़ा सवाल है। जी जी, आप बीजेपी नेता शिवम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, जिसका जिक्र कर रहे थे अरविंद जी, उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट दे दिया, कहीं ना कहीं ऊपर की स्थिति थी। लेकिन अगर तीनों राज्यों में देखा जाए, वहां बीजेपी के चेहरे के तौर पर, यानी कि क्षेत्रीय नेताओं के तौर पर स्थानीय चेहरों को तवज्जो देने की बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को अहमियत देखी जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के बैनर में हो, होर्डिंग्स में हो, अखबार के विज्ञापनों में हो। देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे को तवज्जो दी जा रही है। आपके साथ रमन सिंह हैं, लेकिन रमन सिंह को ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर या कोई भी चेहरा अनाउंस नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के पास स्थानीय लीडर हैं, क्षेत्रीय नेता हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आगे किया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी किसी को सोचने के लिए कोई संशय नहीं है, कमलनाथ का चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री बोल दिया गया है, और राजस्थान में भी अशोक गहलोत को एक तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे पर माना जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं है, राजस्थान में ऐसी स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। खुद आपके एक राज्य में, मध्य प्रदेश में जहां सरकार है, वहां जब एक पत्रकार सवाल पूछते हैं अमित शाह जी से, तो वो कहते हैं कि अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद पार्टी तय करेगी कौन होगा। ये स्थिति क्या है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की एक श्रृंखला होती है, जिनको समय समय पर पार्टी की जो लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, वह रोटेट करती रहती है। हर कार्यकर्ता की भूमिका निर्धारित की जाती है सामूहिक नेतृत्व के द्वारा। प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे लिए बूथ पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता तक, सभी पार्टी के लिए कार्यकर्ता समान रूप से है, और उसका दायित्व कुछ भी हो सकता है, वह पार्टी का नेतृत्व निर्धारित करता है। भारतीय जनता पार्टी में यह चीज स्पष्ट है। वहीं कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे कि ठेके पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता है। मध्य प्रदेश में क्योंकि कमलनाथ जी यहाँ पर संसाधनों का व्यय कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी नेता है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को दे दिया गया है और कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में सचिन पायलट जी के बगावती सर हम लगातार देखते रहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी में सबके बीच समन्वय बिठाते हुए पूरा नेतृत्व साथ में जब चुनावों में उतरता है, और इस बार हमारा जो नारा है प्रत्येक बूथ पर 51% मतदान लक्ष्य का हासिल करने का, हमारा 150 सीटों से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य है। तो उस दिशा के लिए ये बेहद आवश्यक था कि जितने भी मध्य प्रदेश के हमारे सबसे पॉपुलर लीडर्स हैं, वह स्वयं आकर के चुनाव लड़े। मध्य प्रदेश के चुनाव को नेतृत्व प्रदान करने का काम हमारे पास 18 साल के किए
किए गए विकास के कार्य हैं। और राजनीतिक दल भले ही एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इकलौता ऐसा संगठन है जो प्रो इनकम्बेंसी के माध्यम से चुनावों में जाता है। हमने गुजरात में देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत को हासिल किया था, जबकि 2017 के जो चुनाव थे उसमें परिणाम कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे रह रहे थे, जैसा अपेक्षाकृत हमारा प्रदर्शन रहता था। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 2018 में स्थिति जो भी रही हो, लेकिन इन 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने के कांग्रेस का दुरावस्था और कुशासन का दौर भी देखा है, और उसके पश्चात जो हमारी सरकार दोबारा से डबल इंजन की सरकारों का एक पैटर्न मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ, उसको भी मध्य प्रदेश की जनता ने नजदीकी से देखा है। स्वाभाविक तौर पर जनता के पास आज तुलना करने के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। मध्य प्रदेश की जनता ने दिग्विजय सिंह का भी शासनकाल देखा है, और फिर उसके बाद 18 वर्षों में पूरी एक छवि को वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बदलने का क्या प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, वो तो दोनों पक्ष इस बात को लेकर सामने हैं ही। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने राजस्थान में भाजपा की हार स्वीकार कर ली। उन्होंने अशोक गहलोत जी के लिए कहा कि अशोक गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू हैं, यानी कि कांग्रेस तो उन्हें जिता ही रही है, भाजपा भी उन्हें जिता रही है, क्योंकि भाजपा में वसुंधरा राजे को राजनीतिक रूप से निपटाने की मंशा के चलते आज वहां भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता अंदर खाने कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी मोदी जी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। यही कारण है, हम कई राज्यों की अगर तुलना करें तो अपने सांसद और मंत्रियों को, जिन्हें ये केंद्र सरकार में नकारा मानते हैं, जिनके बारे में मोदी जी का फीडबैक ये था कि भी इन लोगों ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए चुनाव तो हार ही रहे हैं मध्य प्रदेश का, इन लोगों को चुनाव में उतार दीजिए, जिससे कि एक पंथ दो काज, कि भाई इनका भी इलाज हो जाएगा, ये केंद्र के भी मतलब के ही रहेंगे और प्रदेश में तो ये हार ही रहे हैं। तो इसी तरीके से कई राज्यों में इनकी स्थिति है। छत्तीसगढ़ में ये कहीं है ही नहीं, इसके अलावा तेलंगाना में ये कहीं है ही नहीं। तो निश्चित तौर पर 5 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और इसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि भाजपा के पास आज कोई नेता नहीं है। शौचालय से लेकर संसद तक केवल एक ही नेता है। व्यक्तित्ववाद, अहंकार, तानाशाही की निशानी वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश को बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया, जिन्होंने इस देश को विदेशी कर्ज की दलदल में झोंक दिया, जिन्होंने इस देश को विदेशी कर्ज के अलावा विदेशी व्यापार घाटे के मुद्दे पर किस तरह से चाइना के हाथों में हमें कमजोर कर दिया। इसके साथ तमाम तरह के घोटाले इनके, चाहे नमामि गंगे परियोजना घोटाला हो, चाहे वो पीएम केयर्स घोटाला हो, इनके घोटालों की बहुत लंबी फेहरिस्त है, जिसे मोदी जी आज नहीं मान रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सारे घोटाले खुलेंगे इनके। किस तरह से इन्होंने अदानी अंबानी को मजबूत किया है। चलिए, अपनी बातें हैं, लेकिन राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान में भी बयानबाजी का दौर किस तरीके से चल रहा है? सचिन पायलट और गजेंद्र शेखावत क्या कहते हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है, और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट ले। कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है, और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्ति आज 5 राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है, और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए, और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा, और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं, और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है। और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है, और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को
पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है, उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। अब बात करते हैं जनता की नब्ज की, क्योंकि सर्वे के 2 सवाल और बाकी हैं। क्या राजस्थान में, एक और सवाल था, क्या राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान अशोक गहलोत को होगा? हाँ कहने वाले लोगों की राय 43.72%, ना कहने वाले लोगों की राय 39.58%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 16.70%। एक और सवाल, क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी बार कांग्रेस की झोली में जीत डाल पाएंगे? हाँ कहने वाले लोगों की राय 43.34%, ना कहने वाले लोगों की राय 35.96%, यानी कि एक लंबा गैप है। कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 20.70%, यानी कि इसमें भी एक बड़ा गैप साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ अरविंद मोहन जी बने हुए, उनके पास हम चलते हैं। अरविंद मोहन जी, आंकड़े हमारे और फैसला आपका, और आंकड़ों के जरिए ही हम इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जनता की राय हमने ली है, जनता की राय में राजस्थान की बात हमने बताई, जनता की राय में छत्तीसगढ़ की बात हमने बनाई। राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ऐसा लोगों की राय बता रही है। लेकिन इसके ठीक उलट छत्तीसगढ़ में अगर जाएं तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान का रिकॉर्ड हर बार बदलने का है और अशोक गहलोत की इमेज अच्छी है, और अभी नहीं, मुझे लगता है कि पहले इनिंग में और अच्छी, और पिछली दफे भी उनके हारने के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, वो अच्छे चीफ मिनिस्टर थे और अच्छा काम। तो राजस्थान अपने उस रिकॉर्ड से कोई अलग जाता नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा सर्वे भी बता रहा है। और जो एक तरह से ट्रेंड है, अब सचिन पायलट जरूर कह रहे हैं अपने भर 5 साल सरकार गिराने की सब कोशिश करने के बाद कि हम लोग फिर वापस आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ये रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने क्यों एकदम लगभग सरेंडर कर दिया है, ये समझना मुश्किल है। कि लीडर देना हो, बाकी काम जो करने होते हैं पार्टी की उस तरफ से, हर चीज में लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के मामले में वो भी मान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ निकलने वाला नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड भी वही है जो मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। तो अब ठीक यहाँ बीजेपी की सरकार रहे और वहाँ कांग्रेस की रहे और कांग्रेस भी रिपीट हो जाए, तो ये कुछ इसका क्रेडिट भूपेश बघेल को देना पड़ेगा नहीं। तो लेकिन राजस्थान के बारे में मुझे लगता है कि संशय अभी बना हुआ है, और बने रहने की वजह कांग्रेस नहीं है जी, बने रहने की वजह बीजेपी ही है। क्योंकि अगर वो वसुंधरा राजे के बारे में कुछ भी उल्टा फैसला करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा और फिर वो चुनाव क्या रंग रूप लेगा, ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। क्योंकि शिवराज जी के बारे में एक तरह से ये धारणा हो रही थी कि वो चुप लगा जाएंगे और वो पब्लिक में जाके सवाल भी पूछने लगेंगे। वसुंधरा राजे का जो स्वभाव है और जो अब तक उनके बारे में लोग जानते हैं, उनकी धारणा है, उसमें वो शांति से। और डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल, अरविंद जी? रमन सिंह अपनी इनिंग मुझे लगता है खेल चुके हैं। अब रमन सिंह के बारे में, रमन सिंह पे दांव लगा के पार्टी कुछ नया कर लेगी, ये मुझे अभी, उनको जो करना था एक लंबी पारी उन्होंने खेली है, और जो भी नया राज्य था, जो भी उनको करना था वो कर सकते। तो इसलिए अगर बीजेपी उन पे दांव लगाती है, उनकी जगह नए लोगों पे दांव लगाए और नई पॉलिटिक्स करे। नई पॉलिटिक्स माने अब ये भी होना है कि रमन सिंह रहेंगे और ओबीसी पॉलिटिक्स अगर हावी होती है और ओबीसी का पोलराइजेशन शुरू होता है तो ये भी नुकसान दे। तो एक पॉलिटिक्स ये भी अभी अगले 20-25 दिन में आप देखेंगे कि ये भी अनफोल्ड होगा। और बिहार और यूपी के बाद अब बारी इन्हीं हिंदी पट्टी के प्रदेशों की। उड़ीसा में देखिए आप, उड़ीसा में जाति का पॉलिटिक्स जी, वो तमाम संकेत निकल कर आएंगे। शायद यही कारण है कि कांग्रेस सभी जगह जातिगत जनगणना या सर्वे कराने की बात भी कर रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो बयानबाजी है वो क्या कहते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। एक बार उनको सुनते हैं।
10% और अब की बार 75 पार, 10% और अब की बार 75 पार, 10% और अब की बार 75 पार, 10% और अब की बार 75 पार। भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के खिलाफ जितने आरोप हैं भ्रष्टाचार के, इस 5 साल में विकास शून्य हो गया है, डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के मन में इस सरकार के प्रति नाराजगी भी है और वो इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव घोषित हो, कब आचार संहिता लगे तो अधिकारी कैद से मुक्त होंगे। शिवम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर केंद्र की बड़ी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र की सरकार की उपस्थिति, G20 और विकास की और डबल इंजन की बात की जा रही है, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर क्षेत्रीय मुद्दों को, क्षेत्रीय भ्रष्टाचार को और क्षेत्रीय नेताओं ने जिस तरीके से उपेक्षा की है, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है, उस पर ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि चुनाव तो एक है, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें वहां मुद्दे अलग, वहां पर सवाल अलग, वहां पर विरोध प्रदर्शन और उसके विषय अलग, और जहां पर बीजेपी की सरकारें वहां की चीज अलग। ऐसा क्यों? देखिए, आप एक चीज देखेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर सामंजस्य और समन्वय के साथ केंद्र के सरकार के कंधे में कंधा मिलाते हुए प्रदेश की सरकारें विकास के कार्य को आगे बढ़ा रही है। वहीं उसके बनिस्पत अगर हम राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में हमने देखा है किस प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग जो थी टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच लगातार देखी जा रही थी। चरणदास महंत की बात हो, ताम्रध्वज साहू की बात हो, यह तमाम नेता जो टॉप पोस्ट के क्लेमेंट थे, इन्होंने समय समय पर अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। जिस प्रकार से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, हमने गोबर कांड देखा, इस प्रकार के तमाम प्रकरण सामने आए। हमने देखा नग्न अवस्था में अभ्यर्थियों को सड़क पर आकर के प्रदर्शन करना पड़ा, और जो राहुल गांधी मणिपुर की घटना को बड़ा हाईलाइट कर रहे थे, छत्तीसगढ़ के प्रकरणों पर वह शांति बरत रहे थे। यह चीज दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजनीति को किस प्रकार से डबल स्टैंडर्ड से करती है। राजस्थान में हम देखें, सचिन पायलट जी लगातार अपनी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के सड़कों पर उन्होंने एक बाकायदा आंदोलन किया, जनसंघर्ष यात्रा निकाली। किस प्रकार से इस बात की पूरी चर्चा थी कि शायद सचिन पायलट जी राजस्थान में कांग्रेस से अलग होकर के एक नया पॉलिटिकल आउटफिट बनाए, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने जो भी चुनाव में वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने राजस्थान में देखा किस प्रकार से एक तय षड्यंत्र के तहत वहां की जनता को केंद्र की सरकार की जो बहुप्रतीक्षित योजनाएं हैं, जो लास्ट माइल डिलीवरी के उद्देश्य से बनाई गई हैं, उनको रोकने का काम राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया। हमने वह प्रकरण भी देखा किस प्रकार से वहां जिहादी मानसिकता के लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक हिंदू व्यक्ति की सरेआम हत्या कर दी जाती है, उसका गला काट करके। इस प्रकार के प्रकरण जनता के दिमाग में। वहीं मध्य प्रदेश में आप देखेंगे केंद्र की सरकार के समन्वय से आज आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 60 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के मकान यहाँ पे गरीबों को दिए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में यहाँ मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या है। नल जल योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में लगभग 75% गांवों में पानी पहुंचाया जा चुका है। और आम चुनावों से पहले बताइए विजय कौशिक जी, जब इतनी सारी योजनाएं और इतनी सारी फ्रीबीज की बातें शिवम शुक्ला साहब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मौका तो है ही नहीं है। एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्रीबीज पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी फ्रीबीज पे विश्वास नहीं करती है। हमारी सरकार का प्रयास रहता है कि अंत्योदय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, समाज में एक बराबरी का स्तर लाने के लिए। शिवम साहब अंत्योदय की बात मत कीजिए, क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल पर आपकी नेता, आपकी सरकारें लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रही थी। अब ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है जहां पर आपने लाडली सीधे खाते में पैसा डाला जा रहा है। अब खाते में पैसा डालने का मतलब क्या है? जूता भी ले लो, चप्पल भी ले लो, छाता भी ले लो, स्कूटी भी ले लो, मोबाइल भी ले लो, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। खजाने में पैसा नहीं है, कर्जा लेने की कोशिश की जा रही है। मैं दोनों ही चीजों का जवाब दे देता हूँ। एक छोटा सा, पहली चीज, लाडली बहना जो योजना है वह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। हमारी गृहिणी बहनें जो लगातार घरों में काम करती है, इस बात की चर्चा जो नारीवादी आंदोलन पूरे विश्व में चलता है उसमें होती है कि डोमेस्टिक जो होम मेकर्स होती हैं उनको उस प्रकार से बंद कराइए और मैं पारिश्रमिक नहीं मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे इंटरवेंशन कर रही है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी शिवम साहब, अगर आपके जितने भी लोगों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, अगर इसको मान भी लिया जाए तो मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश तो सबसे बीमारू राज्य है।
अगर 2.5 करोड़ महिलाओं में से 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में आप पैसा इसलिए डाल रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा के तौर पर आप उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, तो फिर इसका मतलब तो मान लिया जाए ना उनके पास खाने पीने को पैसे नहीं है। देखिए, खाने पीने की राशि की बात नहीं, अगर महिलाओं के हाथ में राशि जाती है तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की, आपके पास कोई आंकड़ा है, आपके पास कोई आंकड़ा है, आपने ये जानने की कोशिश की कि जिस महिला के खाते में आप पैसा डाल रहे हैं वो सक्षम है या नहीं है? ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए, महिलाओं की स्थिति कांग्रेस भाषण को बंद कराएं तो मैं अपनी महिलाओं का प्रतिनिधित्व उस रूप में सुरक्षित नहीं हो पाया था, चाहे वह संसद में प्रतिनिधित्व देने की बात हो या अन्य सामाजिक स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक मानसिक खराब हो चुका है, क्योंकि आगे ला रही है। भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। इससे पहले हिमाचल में कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं इनके नेता राहुल गांधी न छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जो दिखाता है कि इनके नेता भयक्रांत हैं। अपनी संभावित हार को देखते हुए इनके नेता अपनी बात रख दूं। भारतीय जनता पार्टी का सुप्रीम प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे पार्षद और पंच तक के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा के लोग के चैनल पर भी किसी की बात नहीं सुनना चाहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिमाचल में इनकी डबल इंजन की तो आप लोग एंकर का बाइकॉट करेंगे, कभी कर्नाटक में मोदी जी, कर्नाटक में मोदी अपने विकास कार्यों को लेकर के हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे अपने छत्तीसगढ़ राजस्थान जनता के सामने क्यों नहीं रखते हैं? नहीं, मैं जनता के सामने ही रख रहा हूँ। कर्नाटक में मोदी जी घर घर घूमे थे, वहाँ डबल इंजन की सरकार को क्यों खड़ फेंका जनता ने? क्यों? क्योंकि खुद मोदी जनता ने चुनाव के तत्काल बाद देख लिया कि किस प्रकार से चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को ताक पर रख दिया गया। आज सरकार के पास विकास कार्य करने के पैसे नहीं, सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के वेतन के पैसे नहीं। कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, कांग्रेस मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होगा। चलिए हम जनता की नब्ज के पास चलते हैं, हम अपने सर्वे के पास अब चलते हैं, क्योंकि सर्वे को लेकर 2 सवाल और बचे हुए हैं। जो 5वां सवाल है जो लोगों से हमने पूछा वो क्या कहता है? 5वां सवाल यह है कि बीजेपी 5 राज्यों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनावी अखाड़े में उतर रही है। इसका क्या असर होगा? लोगों की राय निकल कर के आई। बड़ी जीत होगी 42.15%, ज्यादा फायदा नहीं होगा 40.33%, अंदरूनी फाइट खत्म होगी 10.12%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं 7.40%। एक और सवाल, 6वां सवाल, क्या 5 राज्यों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों का अंदरूनी घमासान बढ़ेगा? हाँ 49.08%, ना 37.61%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 13.31%। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो चेहरा जिसको बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तीनों ही राज्य में उन्हीं के चेहरे को महत्व दिया जा रहा है, उनका चेहरा सबसे आगे किया जा रहा है। और दूसरा जो सवाल है वो है इंडिया गठबंधन के घटक दलों का। अब अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, राजस्थान में देखें, तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं, वो अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। हालांकि मायावती गठबंधन में नहीं है, उन्होंने भी वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, वो भी अपने 230 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। यहां पर अगर देखें अखिलेश, वो भी मध्य प्रदेश में कूद गए हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खबर अंदर की ये है कि वो भी कमलनाथ से बात कर रहे हैं कि हमें 5-6 सीटें इन जगहों पर चाहिए। यानी कि ये कैसा गठबंधन है तब, जबकि 2024 के लिए आप एकजुट होने की बात कर रहे हो और 2024 का सेमीफाइनल इन राज्यों को माना जा रहा है, और आप यहां पर एक मंच पर बैठे नेताओं से मोल भाव कर रहे हो, क्या कहें? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो मुख्य लड़ाई यहाँ कांग्रेस की लड़ रही है, और मुख्य क्या सारी लड़ाई वही लड़ रही है। मध्य प्रदेश में जरूर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक 2, 3, 1 इस किस्म से जीतते रहे हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा उनकी ताकत और बहुत इलाके उनके पास नहीं है। तो अगर ठीक से बात हो तो मुझे लगता है ये अलायंस बनने में तो बहुत ज़्यादा। राजस्थान में इस किस्म की कोई पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है जिसको लेके कोई इस तरह के झगड़ा।
छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है। अब ये जरूर है कि आप किस तरह से खेल करते हैं, और आपके लोगों ने गुजरात में बीजेपी की जीत आसान की, आपके लोग, लेकिन वही आप हिमाचल में कुछ खास नहीं बदल पाए कोई खास। तो यहाँ क्या असर होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आपस में अगर वो लड़ेंगे तो उससे सिग्नल गलत जाएंगे मतदाताओं के मन में। ये होगा कि क्या जहाँ तक मोदी जी के लड़ने की बात है, मोदी जी के चेहरे पे बीजेपी हर जगह लड़े, तो ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी है, अपना फैसला है, और ये सफल हुआ है और असफल हुआ है। ये दोनों चीजें हुई। गुजरात में जबरदस्त सफल हुआ है, लेकिन कर्नाटक में और राज्यों में ये सफल नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ क्या होगा ये कहना मुश्किल है। यहाँ के समाजों में मोदी जी की जिस किस्म की विश्वास है और जिस तरह से उनका प्रभाव रहा है लोकसभा चुनाव, वो बीजेपी को ताकत देता है। बीजेपी को ये लगता होगा कि इससे हम निकालें, लेकिन विधानसभाओं में जब वोटिंग पड़ती है तो मुझे लगता है कि उस समय वोटर का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए ये भी देखने की चीज होगी कि मोदी जी की छवि कहाँ तक फायदा कर सकती है। लेकिन ये जरूर है कि शिवराज जी का चेहरा सामने रखिए, रमन सिंह का रखिए, वसुंधरा का रखिए, उनकी तुलना में मोदी का चेहरा रखना सेफ है। झगड़े कम होंगे, और फिर जैसे शिवराज जी और इनके बारे में, रमन सिंह के बारे में, तो मान सकते हैं कि इनके खिलाफ नाराजगी भी होगी संगठन में भी और लोगों में भी। मोदी जी के बारे में हम मान सकते हैं कि राज्य के मसले थोड़े पीछे हो जाएंगे। इसीलिए बार बार मोदी जी जब वहाँ जाते हैं बोलने, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तो राष्ट्रीय मसले, मध्य प्रदेश में खास तौर से वो राष्ट्रीय मसले बोलने लगते हैं, कांग्रेस पर अटैक बार बार करते हैं, राज्य सरकार के परफॉर्मेंस की बात नहीं करते आमतौर पर। मध्य प्रदेश में जब भी बोल रहे हैं पिछले भाषणों को अगर ये बड़ा संकेत आपने दिया है कि शायद मोदी जी का चेहरा इसलिए भी सामने है क्योंकि वहां पर गुटबाजी और लड़ाई झगड़े वो ना हो पाए और सभी लोग एकजुट होकर काम कर सकें। शिवम शुक्ला साहब, ये बीमारी पहले कांग्रेस में थी। पहले मैं जवाब दूंगा। नहीं, रुक जाइए, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। शिवम शुक्ला साहब, ये बीमारी पहले कांग्रेस में थी, गुटबाजी बहुत होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बीजेपी शासित राज्यों में देखा जा रहा है, बीजेपी में देखा जा रहा है, झगड़े लगातार चल रहे। शायद यही कारण कि नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने, जिसमें आपस में झगड़े ना हो। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, झगड़ों को समझने के लिए आपको समझना होगा किस प्रकार के झगड़े की आप बात कर रहे हैं। मीडिया का नैरेटिव है यह कि भारतीय जनता पार्टी में झगड़े हैं। देखिए, जब किसी भी राजनीतिक संगठन में बराबर की हैसियत वाले एक से ज्यादा राजनेता होते हैं तो वहां पर स्वाभाविक तौर पर लोगों को लगता है कितने सारे लोग पावर के क्लेमेंट हैं, उनके बीच आपसी मनमुटाव होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर निर्णय सभी सामूहिकता के आधार पर लिए जाते हैं। न तो ये किसी परिवार की पार्टी है, न किसी व्यक्ति की पार्टी है, न किसी समूह की पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसमें कार्यकर्ताओं को जो दायित्व दिए जाते हैं वो समान रूप से पूरा नेतृत्व बैठता है, चीजों पर विचार मंथन और विमर्श करता है। अगर आपको गुटबाजी देखनी है तो मध्य प्रदेश का मैं आपको उदाहरण देता हूं। कमलनाथ जी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्क्रीनिंग कमेटी से जो यहाँ पर उनके 3 सबसे बड़े नेता थे, सुरेश पचौरी हो, अजय सिंह राहुल भैया हो, और उसके साथ ही साथ अरुण यादव थे, इन तीनों को बाहर रखा गया। फिर इन तीनों ने दिल्ली में जाकर के संयुक्त रूप से कमलनाथ जी के विरुद्ध लॉबिंग करी। उसके पश्चात उनको स्क्रीनिंग कमेटी में लिया गया। नहीं, शिवम साहब, चूंकि मध्य प्रदेश का आप उदाहरण दे रहे हैं तो सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि कमलनाथ हमारे नेता होंगे। खुद दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार आई तो कमलनाथ ही नेता होंगे। रणदीप सुरजेवाला ने भी यही कह दिया है। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। और जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अभी मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद पार्टी तय करेगी। नहीं, एक छोटा सवाल मेरा भी है अरविंद जी। जनता पार्टी ने लंबे वर्ष तक 18 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बिल्कुल संक्षिप्त में बात अपनी रख देता हूँ। 18 वर्षों तक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अरविंद जी मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। सवाल ये है कि उनको ज्यादा शिकायत अशोक गहलोत से है या सचिन पायलट से है? क्योंकि मुझे लगा उनकी बातचीत से कि उनको सचिन पायलट से बहुत शिकायत है, शायद बीजेपी का काम वो नहीं कर पाए। जी जी, विजय कौशिक साहब, आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इंडिया गठबंधन हमारा है वो लोकसभा चुनावों को लेकर है, और जब तक उसमें सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल ना हो जाए तब तक गठबंधन को पूर्ण नहीं माना जा सकता। उन परिस्थितियों में ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें
हम किसी गठबंधन के सहारे चुनाव में नहीं उतर रहे, हम खुद के दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात कर लें आप राजस्थान की। राजस्थान में सचिन पायलट के ऊपर जो डोरे डाले थे, आज भाजपा के धोखे के कारण सचिन पायलट पूरी तरह से कांग्रेस के लिए एकजुट हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान में हमारी सरकार आ रही है। बात करें मध्य प्रदेश की, वहां पर भाजपा ने ऑपरेशन लोटस चलाकर हमारी चुनी हुई कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दिया था। लोगों में बड़ा भारी रोष है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कुछ सौदा है ही नहीं। भाजपा की विफलताओं का अंदाजा विजय साहब, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखें, ना रखें, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घट जाएगी। ध्यान तो हम रखेंगे ही। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है इसमें। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुमलों की जो खिचड़ी है, वो जिस हांडी में पकाना चाह रही है मोदी सरकार, वो लकड़ी की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसलिए मोदी जी को ने जो कहा था 2014 में, उन्हें वो वादे पूरे करके दिखाने चाहिए। भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए हैं इस देश में, तो सरकार ये मानती है कि 40 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं। अब देखिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन सच्चाई ये है कि 70 सालों से तमाम राजनीतिक दल हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का हो, केंद्र सभा का हो, केंद्र सरकार का हो, गरीबी खत्म करने की बात करता आ रहा है, लेकिन आज तक गरीबी खत्म नहीं हो पाई है। और जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो घोषणा पत्र हो, संकल्प पत्र हो, इतने सारे वादे होते हैं और वो वादे कभी पूरे ही नहीं हो जाते। एक राजनीतिक पार्टी चली जाती है, दूसरी राजनीतिक पार्टी आ जाती है, वो ये कहती है कि साहब हमारे पास पैसा ही नहीं है, पिछली सरकार खजाना खाली करके चली गई है। और यकीन मानिए कि अगर इस वक्त के विधानसभा चुनाव में अगर घोषणाओं का जिक्र कर लिया जाए, एक पेपर पर लिखा लिया जाए, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी घोषणा हो चुकी हैं। कोई पूरा ही नहीं कर सकता है। लोगों की तनख्वाह देने के लिए, कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए सरकारों को कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज लेकर तनख्वाह दी जा रही है। आपने इतना लोन ले लिया है कि वो 2040 और 45 तक उसे पटा नहीं सकते आप। बावजूद इसके आपकी आय नहीं है, आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, लेकिन लूट सके तो लूट, फ्री की चीजें, क्योंकि चुनाव आ चुका। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शिवम जी का, शुक्रिया हम करेंगे विजय जी का, और शुक्रिया हम करेंगे अरविंद जी का। कुल मिलाकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही एक बार फिर जाति जनगणना पर भी सियासी वार शुरू हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस काम को करके ही दम लेगी और आने वाले समय में इकोनॉमिक मॉडल इसी आधार पर बनेगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से देश में जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। इस सवाल पर कि क्या जाति जनगणना को वे धर्म की राजनीति की काट के रूप में देखते हैं, जवाब था राहुल गांधी ने कहा, ये जाति और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान में ओबीसी, दलित, आदिवासी और गरीब लोगों के लिए ये काम हो रहा है। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। ये राहुल गांधी का आज का बयान था, लेकिन राहुल गांधी जाति जनगणना की मांग दोहरा रहे हैं। 2009 में उन्होंने समाज में जाति आधारित बंटवारे को लेकर क्या कहा था, वो सुनना भी जरूरी है। सुनिए। University and I talk to students. The same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. Are you Dalit? No. He's a person for me. भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है।
और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। अब राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब है और उसकी गारंटी झूठी है और सपने हकीकत से दूर है। ओबीसी जातिगत जनगणना का बयान एक और झूठ से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं कि देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी तो लोकसभा में पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया था। अब बात चुनावी रैलियों की। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही सियासी नेताओं ने अपने अपने दौरे तेज कर दिए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का मिनट टू मिनट आखिर कार्यक्रम क्या है, वो क्या दौरा कर रहे हैं। 10 अक्टूबर सुबह 11:50 विशेष विमान से सतना पहुंचेंगे राहुल गांधी। दोपहर 12 बजे कमलनाथ के साथ सतना से शहडोल के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:25 पर शहडोल के ब्यौरी पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 पर वो ब्यौरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:50 पर ब्यौरी से प्रस्थान करेंगे और दोपहर 2:15 पर वो सतना पहुंचेंगे। दोपहर 2:20 पर विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। ये देश के बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी का प्रोग्राम है। कुल मिलाकर चुनाव की घोषणा के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम बड़े नेताओं के दौरे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे के बाद यानी कि 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मंडला पहुंच रही हैं। महाकौशल में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के 1 सप्ताह बाद अब प्रियंका गांधी वहां पर हुंकार भरेंगी। ये महाकौशल का प्रियंका का दूसरा दौरा है। इसके पहले प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर में जनसभा में शामिल हुई थी। आइए देखते हैं कि प्रियंका गांधी का 12 अक्टूबर का कार्यक्रम क्या है, वो कहां पर कितने बजे पहुंच रही हैं। 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे विशेष विमान से जबलपुर पहुंच रही हैं और इसके साथ साथ सुबह 11:15 पर वो जबलपुर से मंडला के लिए रवाना होंगी और फिर 11:45 पर जबलपुर से मंडला पहुंचेगी। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी और 1:15 पर वो हेलीकॉप्टर से मंडला के लिए रवाना होंगी और दोपहर 1:45 पर जबलपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगी। यानी कि गांधी परिवार के 2 स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे में अब लगातार तेजी देखी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रियंका गांधी बहुत गंभीरता से नोटिस कर रही हैं और मध्य प्रदेश की हर चुनावी रणनीति पर वो सीधा सीधा हस्तक्षेप कर रही हैं। कमलनाथ के साथ मिलकर रणनीति बना रही है और रूठों को मनाने का काम भी प्रियंका गांधी कर रही है। इस बीच राहुल गांधी की एक टिप्पणी भी खूब वायरल हो रही है। चुनाव के बाद जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए तो उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरकार जा रही है। हालांकि तुरंत ही उन्होंने सफाई दी और कहा कि ये जुबान से निकल गया। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है।